1848 में फ्रेडरिक सिरो, जो एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे, ये पहले एक सपना देखते हैं और इस सपना में he prepared points of visualizing a democratic and social republic. फर्स्ट ऑफ ऑल, जब नेशनलिज्म के बारे में हम बात करते हैं तो सबसे पहले ये आइडिया तो आपको पता ही हो चुका है। नेशनलिज्म होता क्या है? देखिए, जैसे आप अपना घर परिवार से प्यार करते हैं, हम अपना घर परिवार से प्यार करते हैं, वैसे ही कोई देश के लिए किसी का प्यार उन देश के अपने मुल्क के लिए वो उसका नेशनलिज्म बताया जाता है। Now, the word nationalism is very much popular or started to get popular during the time of the French Revolution. For the first time, we had seen that French people advocated the theme of nationalism of the entire Europe. और इसी के साथ फ्रेंच रेवोल्यूशन जो 1789 में हुआ था, वो सिर्फ फ्रांस के लिए नहीं, पूरा दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा इवेंट बन गया था। और क्यों बना था फ्रेंच रेवोल्यूशन एक इतना बड़ा इवेंट, उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो फ्रांस का उस समय का व्यवस्था को समझना चाहिए, सामाजिक व्यवस्था को समझना चाहिए। फॉर द फर्स्ट थिंग, द फ्रेंच सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। फर्स्ट, दैट इज क्लर्जी, सेकंड, दैट इज kings and knights, and the third, that is the common people. Now, एकदम जो पहले ग्रुप में थे वो लोग क्लर्जीमैन थे, मतलब चार्ज वाले लोग थे। सेकेंड ग्रुप में जो थे, दैट द पीपल ऑफ द किंग्स एंड नाइट्स, और जो थर्ड वाले लोग थे वो कॉमन लोग थे। कॉमन लोग में आपका यू कैन गेस दैट इज द फार्मर्स पीपल, नॉर्मल लेबर्स पीपल एटसेट्रा। तो पहला दोनों के जो ग्रुप्स थे, दैट इज द क्लर्जी एंड नोबल्स, उन दोनों के पास बहुत सारा सुযোগ सुविधा होते थे, और बाकी जो ज्यादा से ज्यादा समाज में निम्न वर्ग लोग थे, दैट इज द कॉमन लोग थे, उनके लिए उतना अच्छा खासा मौका नहीं मिलता था। तो और इसी के साथ साथ लोगों के भीतर लुइस द 16 के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आया, और गुस्से के कारण की वजह से फ्रेंच रेवोल्यूशन का शुरुआत हुआ। तो ये तो क्या है, एक कारण। दूसरा कारण क्या है, जल्दी जल्दी समझ लेते हैं। देखिए, फ्रांस और इंग्लैंड दोनों के भीतर बहुत समय से कुछ टक्कर चल रहा था। देयर वर द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द फ्रांस एंड इंग्लैंड, एंड एट दैट टाइम when England was war with conflict with America, ठीक है, तो तब जाके फ्रांस ने क्या किया, अमेरिका को बहुत ज्यादा हेल्प किया, अपना पैसों से, अपना आर्मर से, अपना वेपन से, बहुत सारा मतलब एम्युनिशन से बहुत सारा हेल्प किया। किसको हेल्प किया? फ्रांस ने हेल्प किया अमेरिका को। तो जब हेल्प किया, उस हेल्प के द्वारा लुइस द 16 का जो कोष भंडार था वो मोटा मोटी बैंकक्रप्ट हो गया, उसको पैसा का बहुत जरूरत था, और इसी के लिए लुइस द 16 क्या किया, बहुत ज्यादा टैक्सेशन लगा दिया अपना ही देशों के लोगों के ऊपर, और देश में गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट और भी बहुत ज्यादा चीज काफी बढ़ना शुरू हो गया। इसी की वजह से फ्रांस का लोग, बेसिकली द कॉमन पीपल, द मास ऑफ द कॉमन पीपल गॉट वेरी एंगर एंड दे इमीडिएटली started the revolution. So these are the two very important points. इसी के साथ हम लोग इस जगह के आगे बढ़ना शुरू करेंगे। Now next जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके साथ, दैट इज कॉन्जर्वेटिज्म इन यूरोप इन 1815। नाउ कॉन्जर्वेटिज्म का मतलब क्या होता है? देखिए, सबसे पहले बात आप लोगों को पता करना होगा, जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद फ्रांस को मिला था क्या? सबसे इंपॉर्टेंट, आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन फ्रांस गॉट अ न्यू किंग, दैट इज नेपोलियन द बोनापार्ट। नाउ इसमें और एक चीज आपको याद रखना है, नेपोलियन वाज नॉट द किंग from the dynasty. Napoleon was chosen by the people, right? He had every quality to be a king. एक राजा के पास जो जो होना चाहिए, नेपोलियन बोनापार्ट के पास सब कुछ था, लेकिन कुछ हद तक नेपोलियन ने बहुत कुछ गलती कर दिया। इसी की वजह से 1814 का जो बैटल ऑफ वाटरलू था, उसमें नेपोलियन बोनापार्ट का पतन होता है, और उसी के साथ और एक बार यूरोप में, फ्रांस में डायनेस्टी सिस्टम का शुरुआत हो जाता है। नाउ कंजर्वेटिज्म का मतलब क्या है, एक बार समझ जाते हैं। नेपोलियन वाज डिफीटेड इन 1815। नेपोलियन का पतन कब हो रहा है? 1815 में। आफ्टर यूरोप गवर्नमेंट्स वेर डिवेल्प ए स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म का मतलब होता है रक्षणशील जो लोग होता है, मतलब दे आर वेरी they are very much traditional type, they followed the old type of systems of rules, regulation, etc. They were not so much advocating the globalization, or they were not connected to the liberalism. I mean, as a political philosophy, conservatism traced the importance of the traditional established of institution custom, preferred the gradual development to quick change.
ठीक है। तो कंजर्वेटिज्म लोग क्या होता है, कंजर्वेटिज्म पुराना ट्रेडिशन के ऊपर बिलीव करते हैं, और कंजर्वेटिज्म लोग ये समझते हैं उन लोगों का जो पुराना प्रथा था, पुराना स्टाइल ऑफ रूलिंग था, वो ही आगे चलता जाए। ठीक है, वो लोग ज्यादा से ज्यादा आधुनिकता जो होता है, मॉडर्निटी जो होता है, उसको ग्रैब नहीं करते थे। और इसी के साथ ऑस्ट्रिया में कांग्रेस बैठा, जिसको हम वियना कांग्रेस भी बताते हैं। कांग्रेस वाज होस्टेड बाय ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मैटरी। द ट्रीटी ऑफ वियना वाज साइंड इन द कांग्रेस। तो आपका क्वेश्चन ये भी आ सकता है, व्हेन वाज ट्रीटी ऑफ वियना केम टू एग्जिस्ट? द ट्रीटी ऑफ वियना केम टू एग्जिस्ट इन 1815 में। ठीक है, ऑस्ट्रिया का राजधानी है वियना, याद रखिएगा। नाउ इस वियना जो कांग्रेस था, इसका आउटकम क्या था? वियना कांग्रेस से हमको क्या क्या सीखने को मिला? नंबर 1, बर्बन डायनेस्टी वाज रेस्टोर्ड टू पावर इन फ्रांस। बर्बन डायनेस्टी जो था, जो नेपोलियन के पहले था, फिर से वो दोबारा रेस्टोरेशन हुआ। सेकेंड, द मेन इंटेंशन वाज टू क्रिएट अ कंजर्वेटिव ऑर्डर इन यूरोप। क्योंकि एक बार यूरोप को पता चल गया, नेपोलियन बोनापार्ट को ले आने के बाद व्हाट हैपेंड इन यूरोप, सबको ऑलमोस्ट पता चल गया। बिकॉज नेपोलियन बोनापार्ट के पास ना, बीइंग ए राजा, बीइंग ए किंग, द क्वालिटी ही हैड, बट ही वाज सो मच एग्रेसिव, ही वाज सो मच, ही स्टार्टेड टू एनेक्स द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द यूरोप। एनेक्स का मतलब होता है एक जगह को अपने कर के अंदर, अपने टैक्स के अंदर बैठाना। तो ये नेपोलियन बोनापार्ट के अंदर बहुत था, और इसीलिए यूरोप का जो ज्यादा देश ना नेपोलियन से डरना शुरू कर दिए, और डर के मोटा मोटी 7-8 देश नेपोलियन के खिलाफ, फ्रांस के खिलाफ नेपोलियन के घिरने का काम किया। और बैटल ऑफ वाटरलू में नेपोलियन का हार हुआ। आफ्टर द डिफीट ऑफ नेपोलियन, वियना में कांग्रेस बैठा। कांग्रेस का मतलब ये होता है एक सभा बैठा, और उस सभा में कुछ डिसीजन लिया गया था। द फर्स्ट डिसीजन वाज दैट आफ्टर नेपोलियन ही कोड, नेपोलियन इज नॉट देयर एनीमोर, सो द बार्बन डायनेस्टी को फिर से यूरोप में रिस्टोर किया गया। कंजर्वेटिज्म, यूरोप में कंजर्वेटिज्म, पुराना रक्षणशील जो पंथा था, उसको फिर से लिया गया। फ्रांस लॉस्ट द टेरिटरीज इन एनेक्स्ड अंडर द नेपोलियन। ठीक है, तो नेपोलियन के द्वारा फ्रांस जो ज्यादा जगह को अपना टेरिटरी के भीतर लिया था, वो सब अभी गया। मतलब मान लीजिए फ्रांस में, ऑस्ट्रिया में कुछ जगह को अपना कर लिया था, नेपोलियन ने किया था टैक्सेशन के थ्रू, तो वो अभी गया। ए सीरीज ऑफ स्टेट्स वेर सेट अप इन द बार्बन डायनेस्टी ऑफ द फ्रांस टू प्रिवेंट द एक्सपेंशन ऑफ फ्यूचर। यही नहीं, बार्बन डायनेस्टी कुछ बाउंड्रीज क्रिएट किया था, जैसे फ्यूचर में फ्रांस और कोई देश के ऊपर ये ना काम कर सकता है। ठीक है, तो उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी के साथ, राइट? तब तक आप वीडियो देखते रहिए। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, अपना मन की बात शेयर कीजिए कमेंट्स के थ्रू, और अपना दोस्त के साथ पहुंचाने के लिए बहुत जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए। तब तक अच्छे से रहिए, बी हैप्पी, बी स्माइलिंग एंड कीप काम, बी कॉन्फिडेंट, stay positive, keep preparing for your examination with lots of videos for coming back with social science classes.